अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 61। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। घर की दहलीज तक सांझ पहुँच चुकी थी। एकदम शांत खड़ी थी और सामने की नज़ारा देख रही थी। जो स्वीटी है वो डर डर के हर एक चीज़ बता रही थी कि तभी अचानक जो सांझ की दादी जी है उनकी नज़र दहलीज पर आती है। वो बस ये बोलती है कि छोरी, सबकी नज़र भी दहलीज पर आ जाती है। और पुष्पा जी अपनी बेटी की ओर देखते हुए शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि तब भी सांझ की आंखों से एक टक आंसू गिर रहे थे। सांझ एंटर करती पर उससे चली नहीं जा रही थी। आंखों के सामने बार बार धुंधली सी आ रही थी, क्योंकि उसके आंखों में बार बार आंसू आ जा रहे थे और आंसू से वो थोड़ी सी अंधेरा आ जाती है, धुंधली हो जाती है, तो लड़खड़ाने लगती है। तो पायल उसे संभालती बोलती है, मैम आराम से। वो आती है और सबके समक्ष आके खड़ी हो जाती है, अपनी सर झुकाते हुई। सब वहाँ पे शौक थे और बस सांझ को घूर के देख रहे थे। सरपंच जी की सर पे मानो आसमान गिरे हैं। वो स्ट्रेट खड़े हो जाते, समझ कुछ आते नहीं है। सरपंच जी, उनके भाई, सांझ की चाची जी, सब घर के सब वहाँ पे मौजूद थे। सबके सामने ये बात आ चुके थे कि स्वीटी ने क्या सुनी है अपने कानों से। यश खुद शौक था, समझ नहीं पा रहा था कि अब इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगा। पुष्पा जी अपनी बेटी की ओर देख के मानो कि उनकी अंदर तक झंझोड़ जाती है। सांझ की आंखें लाल हो चुकी थी, बस आंसू रुकने की नाम नहीं ले रही थी, बस गिर रहे थे और वो आंसू सीधा उसकी गालों को छूते हुए ज़मीन पे गिर रही थी। एक अजीब सी दर्द होती है। आखिरकार वो माँ है, अपनी बेटी की दर्द को वो महसूस करती है, पर इस वक्त वो क्या बोलेगी उन्हें समझ नहीं आती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर वो जाती है सांझ के सामने, उसकी शोल्डर पे हाथ रखती है। बस उसके शोल्डर पे हाथ रखना ही बहुत थी। सांझ एकदम से ज़मीन पे बैठ जाती है पुष्पा जी की पैर पकड़ के। ये पहली दफ़ा थी पूरे हवेली की लोग भी ये नज़ारा देख रहे थे। सांझ इस तरह से बिखर चुकी थी और वो रो रही थी कि जिसको देखते हुए वहाँ के सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो सरपंच जी है वो एकदम से वहाँ से निकल जाते हैं, उनके पीछे पीछे उनका भाई। यश के आंखों से भी आंसू आने लगते। उसको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे संभालेगा वो सांझ को। वो ऐसा क्या करे कि सांझ चुप हो जाए। वो जाता तो है लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या क्या करेगा वो। पुष्पा जी की दिल रो पड़ती है अपनी बेटी को इस हालत में देख के, और वो भी एकदम से बैठती है फ्लोर पे ही और सांझ की फेस को अपनी ओर उठाती है। सांझ की पूरी फेस लाल हो चुकी थी, आंखें तो कब से लाल हो पड़ी थी। वो आंसू को जितना पोंछ रही थी उतनी ही वो आंसू बस बह रहे थे। सांझ अपनी माँ की ओर देखते हुए, मैंने सब खो दिया माँ, मैंने सब खो दिया। बस ये दो ही अल्फाज थे सांझ के मुंह से निकलती है और वो पुष्पा जी को टाइटली हक कर लेती है और बस रोने लगती है। ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि कोई सांझ से कोई सवाल कर सके, सब कुछ सामने आ चुके थे, पर सांझ से अभी कुछ पूछेंगे वो सिचुएशन नहीं थी। सांझ पूरी तरह से बिखर चुकी थी। पुष्पा जी बस अपनी दोनों हाथ से अपनी बेटी को अपनी बाहों में घेर लेती है, जैसे कि दुनिया से बचा रही हो अपनी बेटी को। वो एकदम से उसे कस के गले लगा लेती है
वहाँ पे सांझ की दादी जी है, वो भी एकदम से ज़मीन पे बैठती है और वो भी एक साइड से हक कर लेती है, बोलती कि चोरी इस तरह से क्यों रो रही है, ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हुई है, हाँ क्या हो गई और ये सब। तभी पुष्पा जी कहती है कि माम ये सब बाद में बात होगी, मुझे मेरी बेटी से थोड़ी अकेली में बात करनी है। समझ सकते थे सांझ की दादी जी भी, तो वो सबकी ओर इशारा कर देते, वहाँ से सब हट जाते हैं। सांझ की चाची, जो स्वीटी है, युवराज भी ये सारी चीज़ सुन रहा था, क्योंकि जो यश है उसे लेके आया था, तो वो पहले तो रेस्ट कर रहा था, पर स्वीटी की चिल्लम चिल्ली में वो भी बाहर आ गया था और वही सारी चीज़ें सुन रहा था, तो वो भी चला जाता है। वहाँ पे केवल जो है सांझ और पुष्पा जी थी। पुष्पा जी सांझ की फेस को बार बार उसकी आंसू को पोंछ रही थी, पकड़ती हुई, लेकिन जितनी वो पोंछी जा रही थी आंसू और ज़्यादा आने लगते हैं। बहुत देर तक वो ऐसे उसको पकड़ के रखते और बोलती कि बस अब बंद कर ये आंसू को निकलना, बहुत रो लिया, क्या हो गई है अब पता चीज़ें। सांझ अपनी माँ को इतनी कस के गले लगा लेती है और को कुछ कुछ चीज़ें बताती है कि क्यों वो प्रीत से दूर हो गई। अब सच्चाई छुपाने पर कुछ चीज़ होगी नहीं, जो सच बाहर आ ही गई है उसे और क्या ही छुपाना। वो कुछ कुछ चीज़ें बताती कि हाँ, जो स्वीटी ने कही है वो सारी बात सच है। पुष्पा जी बस सुन रही थी और उनका अगला सवाल ये थी कि अगर ये सारी सच है तो तू सब कुछ ऐसे छोड़ छाड़ के आखिर लंदन ही क्यों गई है। तब जाके जो सांझ है वही बात कहती है, किस तरह से वृंदा और प्रीत की माँ ने उससे बात करी थी। सांझ ये भी बताती है कि किस तरह से वृंदा और प्रीत की माँ ने उसे कुछ चीज़ें सोचने पर मजबूर करे थे। उनमें से वृंदा ने एक बात छेड़ी थी जब वो सांझ से बात करी थी। वो सीधा ये कहती है कि आप समझदार हो ना, मेरी बहन तो प्यार में पागल हो चुकी है, क्या सही क्या गलत उसका अंतर आप उसे समझ ना आ रही है, बावली हो चुकी है। लेकिन आप एक बात बताओ, आप दोनों की इतनी एज डिफरेंट है, कल जाके अगर आपको कुछ हो जाए तो मेरी बहन का क्या होगी। उसकी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसको डॉक्टर बननी है, जहाँ तक मुझे पता है इतनी आसान नहीं है डॉक्टर बनना। तो अगर वो आप में ही उलझ जाए तो क्या करेगी आगे, कभी सोचे हो। हाँ, वो तो अब ये सारी चीज़ नहीं सोचेगी क्योंकि उसके दिमाग काम करेगी नहीं इस मामले में। पर आप तो समझदार हो ना, आप उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो। मैं तो अनपढ़ गवार इतनी नहीं समझती हूँ, पर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होते हैं, आप लोगों की ही कहना है। तो आप ये सोचो ना, क्या होगी मेरी बहन की। जिस पे सांझ चुप हो जाती है। कहीं ना कहीं सांझ भी थोड़ी प्रैक्टिकल सोचती है कि वृंदा जो कही है वो सही तो है, और सांझ कभी नहीं चाहेगी कि वो प्रीत की राह पे रुकावट बने। उसके सपने को पूरा करने के पीछे वो सपोर्ट कर सकती है, पर उसके लिए उसके सपने में रुकावट आए ये सांझ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बाकी कुछ चीज़ें जो प्रीत की माँ है वो कहती है, दोनों की बातों से विचलित हो जाती है सांझ। काफ़ी दिन सारी चीज़ों से जूझने के बाद वो ये डिसीजन लेती है। 1-2 दिन में नहीं ली थी ये डिसीजन उसने, बहुत सोचे, खुद से लड़े, अपनी थॉट से लड़ी, और तब जाके वो हार मानी। जैसे जैसे वो चीज़ें बता रही थी ना, बस अब वो उसकी आंखों से आंसू आने बंद हो चुकी थी, गले में दर्द हो रही थी, सिसक सिसक के वो सारी चीज़ें बोल रही थी। और जो पुष्पा जी है वो बस सुन रही थी। पुष्पा जी के सीने में सांझ सर रखी हुई थी। दूसरे साइड पे खड़ा यश ये सारी बातें सुन रहा था, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था कि आगे वो क्या करेगा। जैसे सब कुछ सुन लेती है पुष्पा जी, वो एकदम से कहती है कि बस और कुछ बची है कहना। सांझ कुछ नहीं कहती। पुष्पा जी उठती है और सांझ को कहती है कि उठ, चल कमरे में,
और उसे लेके कमरे की ओर जाती है। पहले तो उसे वॉशरूम साइड पर ले जाती है, उसकी फेस में थोड़ी सी पानी वगैरह जो है वो एकदम से थ्रो करता है। फिर वो एकदम से उसे बेड में लेके जाती है, बोलती है बस अब चुप से सो जा। देखते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। जो सांझ है वो चुप से बेड पे लेट जाती है और एकदम से एक हाथ अपनी माँ की पकड़ लेती है कस के कि मुझे अकेले मत छोड़ के जाना। तो पुष्पा जी वहाँ पे बैठी रहती है, उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रहे थे। उस रात उस हवेली में कोई नहीं सो पाते हैं। सरपंच जी और उनके छोटा भाई जो हवेली के बाहर ही थे, जो आंगन होते उस साइड पे, ये लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, बहुत परेशान थे, समझ नहीं आ रहे थे कि चल क्या रहा है ये सब। दो लड़की के बीच ऐसे कैसे हो सकते हैं रिश्ते, बहुत सी चीज़ें इन लोगों के लिए ये नई चीज़ थी, तो थोड़ी बहुत डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रहे थे, सब परेशान। और इधर जैसे ही प्रीत घर के अंदर एंटर करती है गुस्से में, कि तभी उसके पीछे पीछे उसकी बहन जो वृंदा है और उसकी माँ एकदम से बोलती कि प्रीत रुक जा। प्रीत अपनी कदम रोक लेती है, खड़ी हो जाती है। कुछ रिश्तेदार वहाँ पे थे तो वो सारे घूर के देख रहे थे, प्रीत की आंखों में भी आंसू थे। तो प्रीत की माँ एक बार सारे आसपास को देख लेते कि बहुत से लोग हैं, तो वो ये सोचती कि इस बारे में कभी और बात करेंगे। तो आती है और प्रीत के पीछे ही खड़ी हो जाती है और बोलती कि जाके कमरे में जाके बैठे जा, हम बाद में बात करेंगे। तभी प्रीत पीछे पलटते बोलती कि क्यों माँ, कभी और क्यों, अभी क्यों नहीं, सबके सामने बात कर लेते हैं ना। तभी एकदम से वृंदा बोलती कि प्रीत समझ, यहाँ पे इतने सारे क्यों दी, तो क्या हो गए सारे लोग है दी, क्या हो गई, ये सारे पराए थोड़ी ना है, अपने ही हैं। बात अपनों से आमने सामने ही किए जाते हैं, कमरे में छुप छुपाते नहीं। वृंदा बोलती कि पागल मत बनो। तभी प्रीत बोलती कि पहले थी दी, पहले थी, अब मैं समझदार बन चुकी हूँ। कि तभी आयशा भागती हुई आती है। आयशा इस सिचुएशन को बस संभालने की कोशिश करती है और वो प्रीत को कहती है कि प्रीत थोड़ा शांत रहो। प्रीत कहती है कि दी प्लीज़, अब तक चुप थी क्योंकि मुझे वजह नहीं पता थी, और ये जो वजह है इसने ये वजह मुझे तोड़ के रख दी। अब अपनों से दिए हुए घाव का हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये चुपती बहुत है। हम औरों से क्या उम्मीद करें जब हमें तोड़ने वाले खुद हमारे अपने ही होते हैं। प्रीत ये बोल के अपनी माँ की ओर देखते हुए बोलती, आप बताइए, आपको बहुत याद आ गई कि आपकी बेटी की ज़िंदगी को संवारने की। हाँ, तब कहा थी जब मैं हर रोज़ गिड़गिड़ाती थी, आपके सामने हाथ जोड़ती थी, पैर पकड़ती थी कि माँ कुछ भी करो, पिताजी को समझाओ कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। तब कहा थी आपकी ये ममता, तब कहा थी आपकी ये सोच, कहा थी सारी चीज़ें, गिड़गिड़ाती थी, मिन्नती करती थी, दी आपसे भी करी थी, लेकिन आप कहती थी कि माँ बाप के आगे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ ना। तो अब मेरे ज़िंदगी के बारे में इतना क्या सोच लिया आपने कि पूरी मेरी ज़िंदगी ही उजाड़ के रख दी है। हाँ, जब सोचनी थी तब तो नहीं सोचे आप लोगों ने माँ, तब तो नहीं सोचे आपने। जब आपसे मैंने ये सारी चीज़ गिड़गिड़ाते हुए कही तो आपने बस यही कही कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तेरे बाप से मैं इस बारे में बात कर नहीं सकती, ये उनके आगे आपको तो चलती नहीं है, तो आप चीज़ें कैसे चल गए। हाँ, तब कुछ नहीं कर पाए माँ आप मेरे लिए, जब मैं खुद के लिए कुछ सोची, जिसने मेरी ज़िंदगी की एक डोरी पकड़ी थी जो अपने साथ लेके चल रही थी, आपने उससे ही मुझे दूर कर दिए। आपको तब बहुत याद आ गई आपकी बेटी की ज़िंदगी को संवरने के लिए, जब करनी थी तब तो नहीं करी थी। तो प्रीत की जो माँ है वो सर झुका लेती है। वृंदा बोलती कि हाँ तो क्या करते हैं, प्यार में अंधी हो चुकी है तू,
अरे दोनों के मतलब उम्र का कुछ लिहाज भी कर ले, कितनी बड़ी है तुझसे बड़ी। ये उम्र का क्या है दी, उम्र का क्या है। चीज़ें तो सोच की है, हमारी सोच सोच अलग होनी चाहिए। एक और कड़वी सच बताऊं दी, जो आपकी सोच से ताल्लुक़ रखती है। मुझे वैसे भी आपसे कोई उम्मीद तो थी नहीं, पर फिर भी ये सोची थी कि दी हो कम से कम मुझे तो समझोगी, पर आप भी औरों की तरह ही निकले। खैर, आपको दिक्कत यही थी ना कि सांची मुझसे उम्र में बड़ी है, पर यही चीज़ अगर अलग होते ना, अगर वो लड़का होते ना तो उम्र और भी ज़्यादा होते, तो आप एक सेकंड तक नहीं सोचते। बस लड़का अच्छा खासा कमाने वाला होना चाहिए, बस बदले में कुछ ना देखो। यही सोच की अंतर है दी, अंतर है। और आप दोनों ने जो मेरे साथ किए ना, ये ज़िंदगी भर याद रहेगी मुझे। कल वैसे भी इस घर से मेरी विदाई होने वाली है, तो ये मत सोचना कि दोबारा इस घर में कभी मैं कदम भी रखूँगी। ये विदाई हमेशा के लिए होगी। मैं कभी भी आप दोनों की चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ आगे से, ये बात ध्यान रखिए। ये कहती हुई प्रीत रोने लगती तो एकदम से आयशा आती उसे संभालती है। उसकी हालत को समझते हुए उसे बोलती कि बस बहुत हो गई, अब चलो कमरे में। ले जाने लगती है। वहाँ पे आयशा की माँ थी, वो देखती है कि जो प्रीत की माँ है वो रो रही थी। रोते रोते बस ये बोलती है कि अपनी बेटी की भलाई चाहना क्या गलत है एक माँ के लिए? क्या मैं ये नहीं चाह सकती हूँ? आयशा की माँ आती है, उनको संभालती है और बोलती है बहन जी ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। माँ एक बेटी की अच्छा सोच सकती है, कोई बुराई नहीं है, पर एक माँ ये भी समझ सकती है कि उसकी बेटी की खुशी किस में ज़्यादा है। वो हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकती। कम से कम आप एक बार अपनी बेटी की खुशी के लिए ही सोचती तो आज शायद आपकी बेटी इस तरह से टूटते नहीं। प्रीत की माँ चुप हो जाती है। विंदा के पास कुछ शब्द नहीं थे, वो चुप थी। वहाँ के जो रिश्तेदार थे मौजूद वो सारे शॉक थे, खास करके एंजल थी। एंजल भी शॉक थी, वो भी आयशा के पीछे पीछे आने लगती। तो आयशा बोलती कि एंजल मुझे थोड़ी सी वक्त दो, मैं प्रीत से बात करती हूँ। तो एंजल समझते बोलती कि ठीक ठीक है दी, आप संभाल लो। तो आयशा प्रीत को लेके कमरे में ले जाती। प्रीत फूट फूट के रोने लगती है, पूरी ज़िंदगी उजड़ चुकी थी उसकी। आयशा उसे हक करके रखती है, बोलती कि बस बच्चा बस, बहुत रो लिए। दी क्या करूँ मैं, इनसे तो वैसे भी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। अगर होते ना तो इससे भी पहले मैं इस घर से नहीं भागती। तब अगर ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं कर सकेंगे। पर इन्हीं के बातों पे आकर मुझे इस तरह से अकेला छोड़ना क्या सही थी दी? क्या यही थी, इतना प्यार करती थी ये दिन देखने के लिए? तभी आयशा बोलती कि बच्चा एक बात बताओ, आराम से पहले रोना बंद करो, बहुत रात हो चुकी थी। तो जैसे तैसे प्रीत चुप हो जाती है, थक जाती है। और कब तक वो रोएगी? बस हाँ, आंखों से बस आंसू आ रहे थे। बस बहुत रो लिए, क्या हालत बना के रखी हो अपनी, अब शांत हो जाओ। प्रीत आयशा को हक करती है और अब भी वो रोई जा रही थी। तभी आयशा एकदम से उसे थोड़ी सी पीछे करते हुए बोलती एक बात बताओ, सोचो कि सांच 4 साल बाद तुम्हारे पास आई और तुम्हें पता चली कि सांच किसी और को पसंद करती है, तो तुम क्या करोगी? प्रीत हंसती है और बोलती कि ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या दी? उनकी खुशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मैं उनकी खुशी ही चुनूंगी, फिर चाहे वो किसी के भी साथ क्यों ना हो। मैं आराम से पीछे हट जाऊंगी बिना कुछ कहे। वाह प्रीत, तो फिर ये बताओ कि तुम में और उसमें अंतर क्या है? आई एम सॉरी टू से कि मुझे ये सारी चीज़ नहीं पता थी और मैंने शायद सांझ को गलत समझ लिया। हाँ, मेरा
उसे सही बोलना भी सही नहीं है, वो गलत है। पर प्रीत, तुम्हारे लिए सोचना ये गलत नहीं है। तुम भी, तुम्हारी अभी जो जवाब थी ना, तुम भी उसी के राह पे खड़ी हो। तुम्हें बस उसकी भलाई ही नज़र आई ना कुछ क्षण के लिए, और कुछ नज़र आई नहीं, रिश्ते नज़र नहीं आए कि तुम दोनों एक रिश्ते में हो। तुम्हें बस ये नज़र आई कि उसकी खुशी कहाँ है। आसपास तुमने कुछ नहीं सोची, सीधा जवाब दी कि मैं आराम से पीछे हट जाऊंगी। तो प्रीत, सांझ ने भी तो वही की। तो उसने क्या गलत करी? हम जिससे प्यार करते हैं उसके भलाई सोचना गलत नहीं हो सकती है ना प्रीत, फिर चाहे खुद क्यों ना दूर हो जाए। तभी प्रीत बोलती कि ये गलत है, एक बार मुझसे पूछनी होती। क्या पता सांझ के पास वो सिचुएशन नहीं होगी प्रीत। क्यों ना एक बार तुम खुद को उसकी जगह पे रख के देखो। लेकिन प्रीत कोई बात सुनना नहीं चाहती थी कि दी बस मुझे और कुछ नहीं सुननी है। प्रीत की सर बहुत दुख रही थी अब। तो आयशा बात को और बढ़ाना नहीं चाहती थी, उधर सांझ के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। तो आयशा एक आखिरी सवाल करती है, प्रीत क्या सोची है? प्रीत बोलती कि दी कल शादी है, अब कुछ सोचना ही नहीं है। तो आयशा और कुछ नहीं कहती है और बोलती कि एक बार और सोच लो। नहीं दी, बहुत सोच लिए, बहुत सोचा, 4 साल तक बस सोचती रही, अब सोचने की क्षमता ख़त्म हो गई है दी। तो एकदम से आयशा चुप हो जाती है। प्रीत कहती है कि दी आखिरी बार आपकी गोद में सर रख लूं। तो आयशा एकदम से उसके शोल्डर पे मारते हुए बोलती कि आखिरी बार क्या होती है? नहीं, उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी की मोड़ अलग होगी ना। आयशा चुप हो जाती है। प्रीत उसके सर जो है आयशा की गोद में रखती है। आयशा उसके सर को सहलाने लगती है। प्रीत की आंसू अब भी आ रहे थे। आयशा को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे क्या करी जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्या है अब भी ठीक होने की कोई गुंजाइश, या सच में सब कुछ उजड़ चुके हैं? रात गुजरते ही सुबह होते ही शादी की सारी चीज़ें शुरू होंगे, और ऐसे सिचुएशन में कुछ करना भी बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो रात इतनी मुश्किल से गुजरती है हर किसी के लिए, एक रात मानो 1 साल के बराबर। हर वो वक्त इतने कठिन थे सबके लिए। सांझ के घर पे सबका सिचुएशन अलग थे और यहाँ के प्रीत के भी। सुबह होते ही अब प्रीत के घर पे अब शादी की सारी चीज़ें, क्योंकि आज के दिन शादी थी, उसी हिसाब से तैयारी वगैरह होने लगती है। थोड़ी बहुत वृंदा जो है वो परेशान थी कि क्या प्रीत सच में शादी करेगी। लेकिन सुबह होती ही जैसे प्रीत नीचे आती है, वो जैसे जैसे चीज़ें हो बात हुई थी वैसे वैसे कर रही थी, तो तसल्ली होती है कि चलो शुक्र है शादी तो कर लेगी। प्रीत की माँ को भी समझ आती है, वो लोग कुछ नहीं कहती है। प्रीत अपनी माँ और दी से कुछ बात करती नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात वो आयशा से कर लेती थी। एंजल आती है और वो पूछती है कि आर यू ओके? प्रीत कहती है कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। प्रीत, आई थिंक तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। तभी प्रीत बोलती है कि क्यों एंजल, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि तुम खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी शादी जिससे हो रही है तुम उससे प्यार नहीं करती हो। तभी प्रीत कहती है ज़रूरी थोड़ी है प्यार होना। खैर एंजल, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो एंजल भी चुप हो जाती है। जो सांझ है वो भी सो नहीं पाई थी, उसकी हालत और ख़राब, तो उसे हाई फीवर होके रखी थी। सुबह होते ही सांझ की दादी जाती है और सांझ की हालत को देखती है और बोलती कि छोरी, ये सारी चक्कर में अपनी तबीयत को क्यों ख़राब कर दी तूने? पुष्पा जी वो पट्टी कर रही थी। इतनी बदतर वो सिचुएशन थी कि हौसला देना भी बहुत बड़ी बात थी। और क्या बोले जाए इस सिचुएशन में,
ये भी अलग चीज़ थे। प्रीत के घर पे शादी की प्रॉपर तैयारी हो चुके थे। अब सांझ के घर से कोई जाने के लिए तैयार नहीं थे उस शादी में, इतने सारी चीज़ सामने आने के बाद। लेकिन सांझ कह देती है कि जाने के लिए। तभी पुष्पा जी बोलती कि क्यों कर रही हो, क्यों ज़िद कर रही हो तुम? ठीक, नहीं माँ, ज़िद नहीं कर रही हूँ, आप लोग जाओ। ऐसे नहीं हो सकते, हमें नहीं जाने हैं माँ प्लीज़। कि तभी वहाँ पे यश आ जाता है कि प्लीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम में से कोई नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। और क्या सच में तू चाहती है कि वो शादी कर ले? सांझ कहती कि मुझे इस बारे में बात करनी ही नहीं है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं बस यही चाहूँगी कि आगे की ज़िंदगी उसके अच्छी बते, अच्छी कटे, क्योंकि मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। तभी पुष्पा जी कहती है सांझ को टोकते हुए कि छोरी, पर ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि हम किसी के लिए सही है या गलत? वो तो सामने वाला शख्स ही तय कर सकता है ना कि वो हमारे साथ खुश है कि नहीं। सांझ कोई जवाब नहीं देती है। सांझ अपना पैकिंग करने लगती है। यश कई बार बोल चुका है कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सांझ ये कह के सबको मना लेती है कि थोड़े दिन वक्त जाने दो, मैं वापस आ जाऊंगी। हवेली पे कोई शांत थे तो केवल सरपंच जी थे, जो कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप थे। वक्त धीरे धीरे बीतने लगते हैं और यहाँ प्रीत के लिए साहिल अपनी बारात लेके आ चुका था। बड़ी धूमधाम से बारातियों का जो है वेलकम की जाते हैं। सब बहुत खुश थे। वृंदा और प्रीत की माँ थोड़ी सी परेशान थे, पर चीज़ों जैसे जैसे चीज़ें होते वो सारी चीज़ करने लगते हैं। सब खुश तो थे। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि वो प्रीत को कैसे रोके, पर प्रीत कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इधर साहिल एंटर कर चुके थे और वो आके अपनी जगह पे बैठ चुके थे, जो मंडप होते हैं वहाँ पे। एंजल भी खुश नहीं थी, योगेश भी चुपचाप था, क्योंकि योगेश को भी सारी चीज़ पता चल चुके थे। सब खुश तो थे, पर बहुत अजीब माहौल थे। कन्या को बुलाया जाते हैं तो आयशा, वृंदा, एंजल और भी वहाँ पे जो रिश्तेदार उसके कज़न्स वगैरह थे वो जाते हैं और प्रीत को लेके आते हैं। बस एक रोबोट को कुछ फंक्शन आप सेट कर दिए हो और उसी के मुताबिक वो चीज़ें कर रही थी। बिल्कुल वैसी लग रही थी वो। शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, बला की खूबसूरत। रेड कलर की वो लहंगे, वो ज्वेलरी, बस आँखों की वो नज़ाकत नहीं थी, अजीब सी उदासी थी या पता नहीं क्या थी, लेकिन दर्द नज़र आ रहे थे। चुप थी और आके साहिल के पास बैठ जाती है। साहिल थोड़ी देर तक प्रीत को एकटक देखने लगता है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। साहिल को इतना सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन वो नोट तो कर रहा था कि कुछ तो अलग बात हुआ है। पंडित जी मंत्र जाप कर रहे थे। अग्निकुंड में वो जो चावल, हल्दी और कुछ जो भी फ्लावर्स वगैरह डाले जाते हैं घी के साथ, वो चीज़ें हो रहे थे। यहाँ पे बरमाला पहले हो चुके थे, लेकिन जैसे वो माला को प्रीत के गले पे डाल रहा था, प्रीत का कोई रिस्पॉन्स था ही नहीं। प्रीत के तो हाथ भी काँप रहे थे। वो तो वृंदा और जो है एंजल मदद करके चीज़ों कर देते हैं। बहुत अजीब लग रहा था, कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। एक बार साहिल जो है वो एंजल की तरफ देखता है। एंजल वो उसे अच्छी नहीं लग रही थी प्रीत को इस तरह से चीज़ों को ट्रैवल करते हुए देखते हुए। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रही थी कि शायद अब से प्रीत पूरी तरह से बदल जाएगी, जो कि वो चाहती नहीं थी। बार बार आंसू को पोंछ रही थी। पर
पंडित जी बस मंत्र जाप कर रहे थे और एकदम से बुलाने लगते कि कन्यादान के लिए अब आ जाए। तब प्रीत के पिताजी आते हैं। प्रीत के पिताजी को भी ये सारी चीज़ पता थे। वो आते हैं कन्यादान के लिए, साहिल की मम्मी पापा आते हैं, कन्यादान भी हो जाते हैं। साहिल के एकदम से साइड में अब वो जो है फेरे लेने के लिए वो गाठ बंधन करेगी। तो उसके लिए जो वृंदा जाने वाली थी, तो जो प्रीत की माँ है वो एंजल को भी भेजती है कि तुम भी मदद करो। तो वो गाठ बंधन जो है वो कर रही थी। उसके चक्कर में वो थोड़ी सी साहिल के पास थी, तो साहिल एकदम से देखती है एंजल की ओर और वो थोड़ी लो आवाज़ में पूछ लेता है कि एंजल सब कुछ ठीक है ना। एंजल साहिल की ओर देखती है और बोलेगी नहीं, सांझ दी आ गई है। बस साहिल के लिए इतना काफ़ी था पूरी चीज़ समझने के लिए। वो शांत हो गए थे और वो एक टक प्रीत की ओर देख रहा था। प्रीत के चेहरे पे ना खुशी थी ना कुछ भी, बस आंखों में दर्द नजर आ रहे थे। पंडित जी बोलते हैं कि फेरों के लिए खड़े हो जाओ। तो साहिल तो खड़ा हो चुका था, लेकिन प्रीत अब भी बैठी हुई थी। साहिल अपना हाथ आगे करता है कि प्रीत। प्रीत साहिल की ओर देखती है। देखते हुए प्रीत की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो हाथ आगे करती है, साहिल उसके हाथ को थामता है और एकदम से कस के पकड़ता है। फेरे लेने लगते हैं, लेकिन फेरे लेते लेते 2 फेरे पूरे हो जाते हैं कि एकदम से साहिल रुक जाता है और वो एकदम से प्रीत की ओर देखता है। प्रीत थोड़ी सी शॉक थी कि ये रुक क्यों गया है। तभी साहिल बोलता है कि अब भी वक्त है, तुम चाहो तो भाग सकती हो, आई कैन हैंडल। प्रीत थोड़ी सी शॉक थी, बोली कि क्या बोल रहे हो। अब भी वक्त है, भाग जाओ। देखो, तुम्हें बीवी बनाने की ख्वाहिश है, ये खुशनसीब तो मैं था ही कि मैं इस कदम पे आया तो सही, पर मैं तुम्हें इस तरह से तोड़कर तुम्हें जीतना नहीं चाहता। तुम बीवी तो बन जाओगी मेरी, पर मैं प्रीत को खो दूंगा। मुझे प्रीत को खोना नहीं है, भाग जाओ। प्रीत बोलती कि पर साहिल, भाग जाओ, मैं यहाँ का पूरा चीज़ देख लूँगा। और तभी वहाँ पे प्रीत आसपास की ओर देखती है। आयशा प्रीत की फेस एक्सप्रेशन को समझ जाती है और तभी प्रीत बोलती कि वो मुझे थोड़ी वॉशरूम जानी है। तभी पंडित जी बोलते कि बेटा इस वक्त। तभी जो साहिल बोलती कि क्या हुआ पंडित जी, कोई बात नहीं, पर बेटा ऐसे बीच में चीज़ों को रोकना अशुभ माने जाते। अरे क्या अशुभ है, जब मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अशुभ नहीं है। आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, कोई बात नहीं, इसे जाने दो। आयशा दी आप थोड़ी मदद करेंगे। आयशा बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं इसी के लिए तो हूँ। अच्छा चलो प्रीत। एंजल को समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रही है। वहाँ से आयशा प्रीत को लेकर उसके कमरे की ओर आती है। तभी आयशा बोलती कि क्या सोची है, ती भागनी है और भाग के कहाँ जानी है, उनके पास पक्का। मैं नहीं रह सकती उनके बिना, चाहे कुछ भी हो। ओह फाइनली, अब कैसे भागोगी, जैसे पिछली बार भागी थी वो कैसे। तो वो अपनी कबर्ड में से कपड़े वगैरह निकालती है और अपनी बैल्कनी के साइड पे कपड़े से कपड़े जोड़ के वो रस्सी की तरह बांधती है, गार्ड बांधती है। और वहाँ से वो आशा को बोलती कि बस कस के पकड़ना आराम से। तो ये पक्का, यू श्योर। हाँ हम श्योर। दूसरी ओर सांझ निकल चुके थे यश के साथ, पायल उसकी साथी थी। वो सबसे बाय वगैरह बोल के निकल चुकी थी, दिल में कई दर्द समेटे हुई जा रही थी।
रास्ते पे बार बार उसे प्रीत की सारी चीज़ें याद आ रही थी। शायद कुछ ही क्षण में प्रीत को हमेशा के लिए सांझ खो देगी, वो किसी और की हो जाएगी। यही चीज़ उसे बार बार तोड़ रही थी, पर वो कोई रिएक्शन किसी को समझ ही नहीं देती, अपना फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल रखती है। और इधर आशा मदद करती है। प्रीत जैसे तैसे बैल्कनी से उतर जाती है और जैसे ही उतरती है उसके सामने सरपंच जी खड़े थे, जो कि सांझ के पिताजी थे, जिसे देख के प्रीत एकदम से शॉक, आयशा खुद शॉक हो जाती है। वो बैल्कनी के साइड से ही देखती है कि सांझ के पिताजी खड़े हैं और वो बोलती है ले भाई लग गई लंका, अब क्या होगी। और तभी जो सरपंच जी थे वो प्रीत की हाथ पकड़ती है। आज कहानी हम यहीं पे रोकेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा, गुड नाइट गाइस।